हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो पे टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों के ऊपर। टाटा मोटर्स ने वैसे तो देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी। थर्सडे के सेशन में क्लोज टू 1000 रुपीज़ भी शेयर गया था। 999.90 का इसका हाई था थर्सडे के सेशन का। आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 का लेवल टच नहीं कर पाया, बट जरूर आपको पता है पहले शेयर जा चुका है 1000 के बाद। बट अभी हम कह सकते हैं स्टॉक में एक अच्छी खासी आप कह सकते हैं मुनाफा वसूली के बाद, गिरावट नहीं कहेंगे क्योंकि मुनाफा वसूली थी और उसके बाद स्टॉक में फिर से एक रिकवरी हमको देखने को मिली और जैसा मैंने कहा 1000 के काफ़ी नज़दीक शेयर जाता हुआ नजर आया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इसके ऊपर निकल कर आई है, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं कहूँगा जो पब्लिश हुआ है, और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ वे फॉरवर्ड को लेकर देखिए उसके उस आर्टिकल के अंदर बातें करी गई है। तो चलिए हम उसको समझते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं क्या है खबर। The country's largest EV maker, Tata Motors, was the biggest beneficiary of the faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle, जिसको फेम कहा गया था। राइट, आपको पता होगा सरकार ने फेम स्कीम चलाई थी और अब होने क्या वाला है, ये जो फेम स्कीम थी, राइट, जो फेम स्कीम थी उसको सरकार करने जा रही है क्लोज। जी हाँ, सरकार इसको करने जा रही है बंद, और इसीलिए टाटा मोटर्स जो सबसे पहले बेनिफिशियरी था अब इसका बिगेस्ट लूजर होता हुआ देखने को मिलेगा विद द एक्सपायरेशन ऑफ द स्कीम ऑन 31 मार्च। ये दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। ये जो वर्ड है बिगेस्ट लूजर, इस पे दोस्तों हमको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर इसी बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब समझते हैं बेसिकली कहा क्या गया है एग्जैक्टली। तो जो सोर्सेज बताते हैं बिजनेस लाइन को, वो यही कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फेम सेकंड स्कीम को अब और एक्सटेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिट मिल रहे थे इस स्कीम के तहत टाटा मोटर्स को, क्योंकि वो मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा रहे थे ई बसेस के लिए, ई पीवीज के लिए, वो बेसिकली जो बेनिफिट्स थे वो अब कंपनी नहीं उठा पाएगी। क्योंकि इसीलिए दोस्तों जब कोई कंपनी को बेनिफिट मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, जो एग्जैक्टली कर रही थी। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईवीज थे, अगर आप कंपेयर करते हैं फ्रॉम एम और एमजी मोटर, तो ज़्यादा टाटा मोटर्स कर रहे थे। टाटा का एडवांटेज क्या था? क्योंकि एक नेचुरल एडवांटेज था, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसेंटिव ग्रैप किया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम निकाली और इसका इनको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया, ये अपना आप में काफ़ी बढ़िया था। लेकिन अब जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कंपनी है उसने ऑलमोस्ट 2200 इलेक्ट्रिक बसेस बेची, 15,000 ई पीवीज बेची under the scheme, for which it has got an average 20,000 पर किलोवाट आवर, और जो ईच बसेस के लिए 10,000 से ज़्यादा मिलता हुआ नजर आया। सो बात बताने वाली क्या है, वो यही है कि दोस्तों जो कंपनी को पैसा मिल रहा था अब बेसिकली वो पैसा मिलता हुआ नहीं मिलेगा। और जो फेम स्कीम है जिससे कंपनी को मेजर इंसेंटिव मिल रहे थे फॉर 3 ऑफ इट्स व्हीकल्स इंक्लूडिंग द एस ईवी, ईवी बस एंड एक्सप्रेस टी, उन सब के लिए दोस्तों अब बेसिकली कंपनी को कोई भी इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, कंपनी बताती कि करीबन 2,15,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता था ऑन एक्सप्रेस टी, विच मीन्स जो कंपनी की ओवरऑल कंपनी का बेनिफिट है वो 322 करोड़ के लगभग पहुंचता है, क्योंकि 15,000 बेची गई है इनके द्वारा। ये तो 2,15,000 इंटू 15,000 322 करोड़ रुपए का निकलता है, इस स्कीम से फायदा हुआ था। अगर हम एस ईवी से बात करते तो उसके लिए सरकार करीबन 2,13,000 का इंसेंटिव दे रही थी, तो उससे भी अगर आप निकालेंगे तो अराउंड 110 करोड़ के आसपास बनेगा। और हाइपोथेटिकली अगर हम बसेस सबके लिए निकाल ले तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को कितना ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आया। सरकार ने 10,000 करोड़ का फेम सेकंड स्कीम के तहत पूरा बजट आउटले किया था, जिसमें से हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स ने जो लायन शेयर होता है वो बेसिकली ग्रैब करा। लेकिन अब दोस्तों जब ये पूरी स्कीम चली जाएगी तो जो कस्टमर्स को बेनिफिट मिल रहा था, जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा था, वो बेनिफिट बेसिकली कंपनी का अब आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अब ये देखना है कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है। क्या कंपनी की जो सेल्स है उसमें आपको डिप देखने को मिलेगा? क्या ई बसेस जो कंपनी लगातार बेच रहा था अब उसमें थोड़ी सी कमी आएगी? क्या वॉल्यूम जो कंपनी पहले यहाँ पर लेकर आ पा रही थी, क्या वो वॉल्यूम कम हो जाएगी? ये सब चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा और नो डाउट जैसे मैंने कहा इसके ऊपर आपको फोकस करना है। वैसे तो देखिए मंडे को आपको पता होना चाहिए कि मंथली ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल कर आएंगे। 31 मार्च खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से आपको पता है कि अब Q4 नंबर्स भी बहुत जल्द कंपनी अपने पेश करेगी। डेट्स नहीं आई है बट आने वाले दिनों में डेट्स आ जाएगी। तो नो डाउट देखिए टाटा मोटर्स तो फोकस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन मंडे को तो ज़्यादा फोकस में रहेगा क्योंकि मंथली सेल्स का डेटा आएगा। तो टाटा मोटर्स की नहीं, सारी ऑटो कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई नजर आएगी। बट जैसा मैंने कहा अब देखना यही है कि क्या इसके कारण क्या कंपनी ने एक अच्छी खासी गाड़ियाँ बेच दी मार्च के महीने के अंदर, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लेट्स सी होता क्या, मतलब ये बसेस जो हो गई ये सब क्या कंपनी ने अच्छा बेचा, अब लेट्स सी होता क्या है। हाल ही में दोस्तों कंपनी के ऊपर प्रबुद्धस क्लीनर की रिपोर्ट भी निकल कर आई, जिसमें डाउनग्रेड किया गया उनके द्वारा टाटा मोटर्स को, जो
यहाँ पर दिया गया टू अक्यूमुलेट फ्रॉम बाय बट इंक्रीज इट्स टारगेट प्राइस ऑन JLR वॉल्यूम रैंप अप, फोकस ऑन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन द PV सेगमेंट एंड रोबस्ट फ्री कैश फ्लो। सो बेसिकली दोस्तों रेटिंग को तो रिड्यूस किया, रेटिंग को तो डाउनग्रेड किया, बट टारगेट को इंक्रीज कर दिया गया। रीजन सिंपल था, बिकॉज कंपनी जिस तरीके से काम कर रही थी इसलिए टारगेट जो है वो बेसिकली बढ़ाया गया इनके द्वारा। अब देखिए जो टारगेट क्या दिया गया और ये क्या उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि हम पॉजिटिव है टाटा मोटर्स पे, JLR के वॉल्यूम रैंप अप पे, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, कंपनी का जो FCF फोकस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो लगातार कंपनी इस सेगमेंट में बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनका मानना है कि जो ब्रोकिंग फर्म है उनका मानना है कि जो एस्टिमेट है वो फॉर इंडिया बिजनेस ये सजेस्ट करते हैं कि कंपनी का कंसोलिडेटेड जो EPS रहेगा उसके अंदर करीबन 0.4% का चेंज आएगा फ्रॉम FY24 टू 26, और एस्टिमेट कंपनी 12% के CAGR से 12.4% के CAGR से ग्रो करती हुई नजर आएगी इस पीरियड के अंदर। इसलिए उनका मानना है कि जो EV टू EBITDA मल्टीपल है फॉर इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस वो 13 टाइम्स के आसपास बैठता है, जो मारुति सुजुकी से अलाइन होता है। इसलिए जो उनका जो टारगेट प्राइस है उनके द्वारा टारगेट प्राइस को रिवाइज किया गया 1075 पे, और उनका मानना है कि जो ओवर द लास्ट 3 मंथ्स हुआ है थोड़ा सा उनको डाउनग्रेड करने को यहाँ पर दिख रहा है, इसे डाउनग्रेड किया गया टू अक्यूमुलेट फ्रॉम बाय। यानी पहले तो देखिए बाय की रेटिंग दे रहे थे, अब कहा है कि अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट अक्यूमुलेट कब, ऑन द डिप्स। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे जो सजेशन है वो प्रभुदास श्रीधर की तरफ से निकल कर आया। अब शेयर का चार्ट अगर आप देखेंगे तो शेयर का चार्ट काफ़ी आपको शानदार दिखेगा, क्योंकि लगातार आपने यहाँ पर तेज़ी देखी है, हर कंसोलिडेशन का यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिली है, और थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन आता है, साइडवेज कंसोलिडेशन आता है, स्टॉक बढ़ जाता है। और अभी भी देखिए एक्जैक्टली सेम सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे तो नो डाउट देखिए ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है, बट अब एक इस रेंज के अंदर स्टॉक में ट्रेड हमको होता हुआ नजर आ रहा है। मैं सबसे देखिए कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़रूर जैसे मैंने कहा कि जो ये नंबर्स होंगे ये हमको आगे रिफ्लेक्ट करेंगे, अभी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो स्कीम है वो मार्च के बाद खत्म हो रही है, मतलब अप्रैल से आप मान सकते हैं खत्म हो चुकी है, अप्रैल के अंदर अभी स्कीम नहीं रहेगी। तो जब नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल के मंथ का डेटा निकल कर आएगा तो उसके कारण कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो देखने वाली बात होगी। बाकी ईवी अब एज अ स्टोरी अभी हम कह सकते हैं कि देखिए ज़रूर खबरें आई थी बीच के अंदर, जब खबर ये आ रही कि जो बाकी की फॉरेन की EV कंपनीज है उनके लिए सरकार रास्ता बना रही है कि किस तरीके से वो भारत में एंट्री ले सके, वो सारी चीज़ें हैं। ज़रूर देखिए कंपटीशन इस पूरे स्पेस में आगे ना पीछे आना आएगा ही आएगा, बट अगर आप फंडामेंटली स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी साउंड दिखता है, कोई इशू नहीं दिखता है। हाल ही में CLSA का टारगेट निकल कर आया था, अच्छा टारगेट आया था, एग्जैक्ट टारगेट मुझे पता नहीं, बट वो 1100 के ऊपर था। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो कोई बुरा ये बेट नहीं दिख रहा है। अगली कंपनी दोस्तों टाटा पावर, कह सकते हैं थर्सडे को यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन पिछले एक महीने में ओवरऑल आप टाटा पावर को देखेंगे तो 4-5% चला है। लास्ट 6 महीने में तो अच्छे रिटर्न दिए 50% के लगभग, और पिछले एक साल में तो रिटर्न आपको देखने को मिलेगा वो क्लोज टू 100% से ऊपर के हैं। तो शेयर ने काफ़ी बढ़िया किया है, लेकिन ये बात जरूर है कि 400 रुपये के ऊपर टिक नहीं पाता है। मतलब ये आपने हमेशा देखा होगा कि यहाँ पे 400 रुपये का एक हर्डल है जिसको ये क्रॉस कर देता है, बट उसके ऊपर टिक नहीं पाता, ये साफ हमको नजर आ रहा है। और अभी भी ये था, पिछले हफ्ते ओवरऑल स्टॉक 2% तक चलता हुआ नजर आया, लेकिन एक्जैक्टली अभी भी 400 का लेवल जो है वो अचीव नहीं कर पाया। अब दिखता है अगले हफ्ते कर पाता है कि नहीं। देखिए एग्जैक्ट टाटा पावर के ऊपर कोई एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है, बट ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से पावर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ एज अ होल, पावर सेक्टर में आपको पता है कि जिस तरीके का बयान निकल कर आया था एनर्जी मिनिस्टर, रिन्यूएबल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह जी का, उन्होंने ये कहा था कि 17 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा पावर सेक्टर में, और इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 से 7 साल के अंदर। देखिए पावर सेक्टर पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो महीना है वो समर सीजन चालू हो चुका है, तो नो डाउट पावर कंजम्पशन अपने पीक पर आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। और यही देखिए जब पावर कंजम्पशन सबसे बड़ा रहता है तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे तो देखिए ये बात ज़रूर है कि बाजार ऐसा नहीं है कि क्योंकि महीना गर्मी का चालू हो चुका है तो बिल्कुल तेज़ी से अपर सर्किट लगाएगा, ऐसा नहीं है। बाजार को पता है कि देखिए यहाँ पर इस तरीके का मूव आता है, मतलब इस तरीके की गर्मी रहती है, तो बाजार उसको प्राइस इन कर लेता है। बट ये बात जरूर है कि फोकस में रहते हैं ये सारे शेयर्स, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि ओवरऑल स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो आपको ये बतानी चाहिए कि नंबर्स जो है अब कंपनीज के आना चालू होंगे Q4 के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ बिजनेस किस प्रकार का कर रहा है। और एज अ होल हमको पता लगा कि हाँ भैया एक फाइनेंशियल ईयर से एक फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई है, कितनी डी ग्रोथ दिखाई है, किस प्रकार का CAGR से ग्रो किया है, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, वो सारी चीज़ हमको पता चल जाएगी जब आपका कंपनी के नंबर्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अगर देखा जाए तो 2023 जो पूरा रहा है, और मतलब जो FY24 हम कह सकते हैं जो स्टार्ट के बाद अब एंड हो चुका है। सो FY24 के अंदर और FY23 के अंदर स्पेसिफिकली अगर देखा तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, एनवायरनमेंट थोड़ा सेम था, तो आई थिंक उसको कंपेयर बढ़िया कर सकते हैं। बिकॉज जो कोविड का ईयर था उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते, और उसके बाद अब जो चालू होगा और जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो ज़्यादा बेटर कंपेरेबल होंगे कि हाँ किस तरीके की ग्रोथ पिछले एक साल में हुई है कंपनी की, ये स्पेसिफिक बात है।
अब टेक्निकली अगर टाटा पावर को देखेंगे तो क्या है, एक रेंज है, जैसे मैंने आपको कहा एक रेंज बनी हुई है यहाँ पर कि ये 400 के ऊपर निकलता है, टिक नहीं पाता है। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि दोस्तों शेयर जो है वो 350 के नीचे भी नहीं स्लिप होता है। तो ऐसे नहीं कि गिरावट होती तो बहुत बड़ी गिरावट होती है, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस रेंज के अंदर झूल रहा है और मेरे हिसाब से इसी रेंज के अंदर अभी स्टॉक जो है वो ट्रेड करेगा ज़्यादा टाइम। मेरे हिसाब से ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात यही है कि कब ये जाकर 435-50 तक जाएगा। 435 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बिकॉज वहाँ से ओवरऑल हम स्टॉक को पलटते हुए देखते हैं। तो 435 अगर क्रॉस होगा ना तो याद रखिएगा 450 भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।